बारे में बात दो चीजों पे चल रही थी, एक पेरीमीटर पे चल रही थी और दूसरा एरिया के बारे में। पेरीमीटर का अर्थ होता है कि जो इसकी बाउंड्री होती है इसी की माप, मतलब ये जो प्लेन फिगर है इसकी जो बाउंड्री है इसी का माप कर लीजिए, यही उसका परिमाप होता है। ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर क्या होता है, इसकी जो बाउंड्री होती है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, उसी को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर यानी परिमाप। तो आयत में जानते हैं लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लंबाई है, चौड़ाई। तो आयत का जो परिमाप होगा वो बाउंड्री की माप करेंगे, तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो 2L प्लस 2B, तो हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। पेरीमीटर भी लेंथ ही होती है, इसलिए इसका यूनिट इकाई ही होगा सेंटीमीटर या मीटर जिसमें दिया रहेगा। तो पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का, आयत का जो परिमाप होता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई होता है। एरिया बोलते हैं जो इसके जो बाउंड्री के बीच की सतह है उसकी माप, एरिया इसको कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसी को एरिया बोलते हैं। एरिया का सूत्र होता है L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, ये ध्यान दीजिए, पेरीमीटर क्या होगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी और एरिया L इंटू बी। स्क्वायर के केस में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर हो जाती है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी बाउंड्री की माप जब हम करेंगे, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, और वर्ग का क्षेत्रफल a इंटू ए, ए स्क्वायर हो जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर। सभी लोग जानते हैं चतुर्भुज भी एक समतल पर ही बनता है और एक तल पर 4 सरल रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल भी प्लेन फिगर है विच इज बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। 4 सरल, एक तल पर 4 सरल रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज में सबसे पहले आपने सुना होगा समांतर चतुर्भुज, जिसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का अर्थ होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के जो दोनों युग्म होते हैं, मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो, उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज। ये जैसे ABCD एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या होता है कि AB DC के समांतर होता है और AD BC के समांतर होता है। AB जो है DC के समांतर, समांतर मतलब इनके बीच की दूरी सदैव समान, और AD BC के समांतर, इनके बीच की दूरी सदैव समान। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का अर्थ होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो, AB DC के समांतर और AD BC के समांतर। तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बाद ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कुछ थ्योरम, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। AB बराबर DC होता है और AD बराबर BC होता है। समांतर चतुर्भुज के बारे में जानिए कि ये सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, AB बराबर DC और AD बराबर BC। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण A कोण C के बराबर होता है और कोण B जो है कोण D के बराबर होता है। और समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं यानी जो विकर्ण होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात वो जो है AC का भी मिड पॉइंट होता है और वो BD का भी मिड पॉइंट होता है। तो जब आपके सामने समांतर चतुर्भुज की आकृति बने तो उसकी प्रॉपर्टी दिमाग में आपको आनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज है क्या। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर होता है, AB DC के समांतर और AD BC के समांतर।
और दूसरी चीज है कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ए बी बराबर डी सी, ए डी बराबर बी सी, और सम्मुख कोण बराबर होता है, कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। अब विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ओ ए बराबर ओ सी होता है और ओ बी बराबर ओ डी होता है। तो विकर्ण भी परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये समांतर चतुर्भुज। यही समांतर चतुर्भुज आयत बन जाता है, रेक्टेंगल कब बन जाता है, जब इसका एक कोण 90 डिग्री हो जाए। तो यही समांतर चतुर्भुज आयत का रूप ले लेता है, कब आयत बन जाता है, जब इसका एक कोण 90 डिग्री। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो जाए वो आयत बन जाएगा। कैसे? ए 90 डिग्री होगा, सम्मुख कोण बराबर होंगे तो भी 90 डिग्री होगा। एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं, यानी कि इस कोण का योग 180 डिग्री होता है। जानते हो समांतर है तो इसको सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि ए इस कोण का योग 180 ते 90 ते भी 90 हो जाएगा, ये भी सम्मुख कोण है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो जाए उसको क्या बोलते हैं? आयत। और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपने पढ़ा होगा 9 में, एक थ्योरम था, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे संगत ऊंचाई। जैसे ये आधार है, इस पर लंब डाल दीजिए, तो आधार मतलब ए बी और संगत ऊंचाई मतलब डीएम। तो आधार मतलब ए बी गुणे डीएम, आधार गुणे ऊंचाई, तो ए बी इंटू डीएम, ठीक है, बेस इंटू हाइट। देखिए ए बी है बेस और इस पर जो है लंब डाला गया है डीएम, तो जो है संगत ऊंचाई हो गई। तो आधार गुणे संगत ऊंचाई, ये हो गया समांतर चतुर्भुज के बारे में। अब आते हैं रोम्बस के बारे में। चतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या है? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ए बी सी डी जो ये समचतुर्भुज है, तो ये भी समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसमें एक खूबी होती है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है। एबीडीसी के समांतर रहेगा, समांतर चतुर्भुज की क्वालिटी तो इसमें रहेगी, एबीडीसी के समांतर, एडीबीसी के समांतर, तो सम्मुख कोण बराबर सब कुछ। लेकिन कुछ और भी आ जाता है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और इसमें एक और थ्योरम में एक नियम आ जाता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि यहाँ 90 डिग्री कोण बन जाता है। यहाँ सभी कोण जो है 90 डिग्री, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, राइट। इसीलिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, रोम्बस का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों D1 इंटू D2, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये जान लीजिएगा, विकर्णों का गुणनफल एस होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप वैसे भी प्रूव कर सकते हो, क्योंकि देखिए ये त्रिभुज का रूप ले रहा है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी कल मैंने बताया था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार एसी ऊंचाई ओबी, तो 1/2 एसी इंटू ओबी। और इधर त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकाल लो, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे तो हो जाएगा 1/2 एसी इंटू ओडी। अब दोनों को जोड़ेंगे, एबीसी और एडीसी को दोनों को जोड़ देंगे तो याद करिए कि ये जो है सतह पूरी मिल जाएगी, यानी पूरी सतह की माप मिल जाएगी, यानी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हर बच्चा जाने, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 AC इंटू ओबी और इसका होगा 1/2 AC इंटू ओडी। तो 1/2 AC कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट बचेगा OB प्लस OD, और OB में OD जोड़ेंगे, दूसरा विकर्ण BD आ जाएगा, 1/2 AC इंटू BD, तो 1/2 D1 इंटू D2। ये हो गया। मेरी बात ध्यान दीजिए, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल,
ये ध्यान रखे रहिएगा। कभी सम चतुर्भुज की जरूरत पड़ी तो सम चतुर्भुज का मतलब 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये भी समांतर चतुर्भुज ही है लेकिन सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं और इसके विकर्ण समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये चीज आपको सीखना है। जब इसका एक कोण 90 डिग्री हो जाए, ये सम चतुर्भुज है, ये वर्ग कब बनेगा बच्चों? वर्ग कब बनेगा? जब इसका एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो ये वर्ग बन जाएगा। ऐसा समचतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वर्ग कहलाता है। वर्ग की सभी भुजा जैसे इसकी बराबर उसकी भी बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल जानते हो भुजा का वर्ग होता है और वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। जैसे ये भुजा ए ए सी स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर AC स्क्वायर, AC बराबर √2A। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो √2 गुणे भुजा होता है और वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4A होता है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है A × A स्क्वायर। ये तो आपने वर्ग के बारे में सीखा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी समभुज भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, यानी कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी समभुज भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, जैसे ABCD है, ABDC के समांतर हो जाए, समभुज भुजाओं का एक युग्म समांतर हो जाए तो उसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी समभुज भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, ABDC के समांतर हो, तो इसको बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल वो क्या होता है आप जानते होंगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी AB और DC का योग गुणे उनके बीच की दूरी। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। मान लीजिए लंब इस पर गिरा दीजिए, लंबिक दूरी 3 × D, यानी कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उनके बीच की लंबिक दूरी यानी कि DM। 1/2 जो है समांतर भुजाओं का योग, 1/2 AB + DC गुणे उनके बीच की दूरी। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है जो आपको पढ़ना है। वृत्त, सर्किल, सर्किल के बारे में आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। क्या होता है सर्किल? सर्किल भी एक तल पर ही बनता है। तो वृत्त जो होता है एक समतल में स्थित उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। A circle is locus of a point in a plane, ध्यान दीजिएगा, a circle is locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point is always same, always constant। सर्किल क्या होता है कि एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर होते हैं। A circle is set of all points in a plane which are at the constant distance from a fixed point। ध्यान दीजिएगा, a circle is set of all points which are at the constant distance from a fixed point in a plane। वृत्त क्या होता है? एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, यानी कि स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित किसी बिंदु का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। तो स्थिर बिंदु से ध्यान रखना, स्थिर बिंदु से जो दूरियां हैं सदैव बराबर होती हैं। स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त। तो वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय है जो एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। अ सर्किल इज लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point is always constant। ये जो फिक्स पॉइंट है इसी को सर्किल का केंद्र बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ध्यान दीजिए, इसको सेंटर बोलते हैं। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस।
तो वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय है जो एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और जो निश्चित दूरी है ये इसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। राइट, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र, इसको त्रिज्या। तो अब देखिए वृत्त जब आप सीखे तो वृत्त समझ गए। वृत्त क्या होता है? बिंदु का बिंदुपथ। बिंदुपथ का अर्थ होता है एक दिए गए प्रतिबंध के अंतर्गत किसी बिंदु द्वारा अनुरेखित पथ। देखिए आपको प्रतिबंध दिया गया कि समतल में आप स्थिर बिंदु ले लीजिए। जैसे आप जो है कंपास जब लेते हो तो स्थिर बिंदु लेकर और एक निश्चित दूरी लेकर ही खींचते हो। यहाँ तो हम लोग ऐसे खींच लेते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप एक स्थिर बिंदु ले लेते हो, उससे निश्चित दूरी पर लेते हो। तो स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त। और स्थिर बिंदु को वृत्त का क्या कहते हैं? केंद्र। और ये निश्चित दूरी जो है वृत्त की त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, ये भी तल। अब इसमें क्या होता है इसके बारे में जानिए आप लोग। वृत्त में कुछ चीजें जानिए तब आगे के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जैसे कि वृत्त पर स्थित अगर किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दीजिए तो इसको वृत्त की जीवा बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दीजिए, ए और बी दो बिंदु थे उनको मिला दिए तो लाइन सेगमेंट एक मिली, इसी को बोलेंगे कॉर्ड ऑफ अ सर्किल यानी कि वृत्त की जीवा। और वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। वृत्त की जीवा, जैसे आपने वृत्त खींचा तो आप देखिए ये जीवा हो गई। ये जीवा ने वृत्त को दो भाग किए। जिस भाग में केंद्र होता है उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। और जिस भाग में केंद्र नहीं होता है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल यानी कि लघु वृत्तखंड। यहाँ केंद्र है यानी जो दीर्घ चाप को लिए हुए है वो क्या है, इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। और ये जो जिसमें माइनर जो है आर्क है तो उसको क्या बोलेंगे, यानी कि लघु चाप है तो उसको क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। यानी केंद्र जिसमें है उसको दीर्घ वृत्तखंड और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। और वृत्त देखिए अगर यही जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान हो। तो अगर वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दिए तो उसको क्या बोलेंगे? ए और बी को मिला दिए तो इसको बोलेंगे जीवा, वृत्त की जीवा। और वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है और ये जिस भाग में केंद्र होता है उसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड और दूसरे भाग को लघु वृत्तखंड बोलेंगे। और वृत्त का अगर जीवा केंद्र से होकर जाती है, वृत्त की जीवा अगर केंद्र से होकर जाती है तो इसको वृत्त का व्यास कहते हैं। और वृत्त का व्यास वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है और प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं, सेमी सर्किल बोलते हैं। अगर वृत्त की जीवा केंद्र से जाए तो इसको बोलेंगे वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास जो है वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है तो प्रत्येक भाग को सेमी सर्किल बोलते हैं, अर्धवृत्त। ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त बोलते हैं। 9th में एक थ्योरम था कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा। अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो समकोण बनता है और दीर्घ वृत्तखंड में जो कोण बनता है वो न्यून कोण बनता है। जैसे आप देखिए आपने एक खींचा और ये देखिए दीर्घ वृत्तखंड कौन है जिसमें केंद्र है, तो यहाँ देखिए ए बी जीवा। तो दीर्घ वृत्त में जो कोण बनेगा दीर्घ वृत्तखंड में उसको क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण होता है, 90 डिग्री से कम होता है। और लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण होता है, ये वाला कोण जो है अधिक कोण है यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा। अर्धवृत्त में बना कोण यानी सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और ये क्या है? एक्यूट एंगल और ये है ऑब्ट्यूस एंगल। तो आपने समझा कि वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग को जो है एकांतर वृत्तखंड, जैसे इसका एकांतर वृत्तखंड है, इसका ये है, तो जिस भाग में केंद्र होता है उसको दीर्घ वृत्तखंड और जिस भाग में केंद्र नहीं होता उसको लघु वृत्तखंड। अगर वृत्त की जीवा केंद्र से होकर जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है, उसमें से प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण। दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण और लघु वृत्तखंड में बना कोण
अधिक कोण होता है। तो ये दो हुआ वृत्त। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। वृत्त के उस भाग जिसमें केंद्र हो उसको बोलेंगे दीर्घवृत्त खंड और दूसरे वाले को लघु वृत्त खंड। और उसके बाद अगर वृत्त की जीवा केंद्र से होकर जाती है तो उसको व्यास बोलते हैं। व्यास वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है। आप आवाज नहीं आनी चाहिए, बता दे रहे हैं। अगर आवाज आएगी बाहर कर। जो व्यास होता है वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त बोलते हैं। अर्धवृत्त में कोण जो है समकोण बनता है। दीर्घवृत्त खंड में न्यून कोण बनता है और लघु वृत्त खंड में अधिक कोण बनता है। थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। वृत्त का चाप आर्क। आर्क का मतलब होता है अ कंटीन्यूअस पार्ट ऑफ अ सर्किल। इसको बोलते हैं आर्क। जैसे ए बी, ये जो ए इसको वृत्त का ही भाग, इसी को क्या बोलते हैं आर्क। वृत्त का एक सतत भाग जो ये देखिए इसको बोलेंगे आर्क ऑफ अ सर्किल, अ कंटीन्यूअस पार्ट ऑफ अ सर्किल। वृत्त का ही एक सतत भाग क्या कहलाता है आर्क। आर्क मतलब चाप, वृत्त का चाप है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त का एक सतत भाग क्या कहलाता है वृत्त का चाप। अगर कभी भी कोई अगर ऐसा वृत्त है, अगर वृत्त की त्रिज्या इस आर्क की लंबाई के बराबर हो जाती है तो जो केंद्र पर कोण बनता है उसको बोलते हैं एक रेडियन। राइट। किसी भी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसको एक रेडियन कहती है। ध्यान दीजिए, एक कोण का मात्रक है सर्कुलर सिस्टम में, वृत्तीय पद्धति में कोण का मात्रक है। जैसे डिग्री होता है, ग्रेड होता है, उसी प्रकार रेडियन भी होता है। रेडियन क्या होता है, एक रेडियन क्या होता है, एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त में उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बनता है। तो ध्यान दीजिए, ये चाप है, ये त्रिज्या है, तो जितनी त्रिज्या अगर उतना ही चाप हो तो जो केंद्र पर कोण बनेगा उसको बोलेंगे एक रेडियन। इस और आप पढ़े होंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या पढ़े होंगे, चाप बटे त्रिज्या। तो अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या की बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसको एक रेडियन कहती है। और ध्यान दीजिए, वृत्त के दोनों, ध्यान दीजिए कि दोनों त्रिज्याएं, देखिए दो त्रिज्याएं और ये चाप के बीच का जो भाग है इसको बोलते हैं सेक्टर, त्रिज्यखंड। दोनों त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच का भाग इसको बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे, सेक्टर, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का अर्थ होता है किसी भी वृत्त की दो जीवाओं और संगत चाप, यानी कि जो चाप है, देखिए इनके बीच का जो भाग है इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। दो त्रिज्याएं दिख रही है और ये चाप दिख रहा है, ये वाला भाग होगा त्रिज्यखंड। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। लघु चाप है तो इसको बोलेंगे जो है माइनर सेक्टर, राइट, लघु त्रिज्यखंड। ऊपर वाला भाग दीर्घ त्रिज्यखंड, मेजर सेक्टर हो गया। और इसका जो सूत्र होता है, इसके एरिया का जो सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, हर बच्चा ध्यान देगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा यहां डिग्री में रखेंगे, जैसे आप वैसे भी कल्पना करोगे पूरा एंगल कितना, बंद करो। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्यखंड पर एक ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए ये वृत्त है, ये इसका सेंटर है, एक ही मीटिंग चलेगा बच्चों, एक कोण थीटा। तो इसका जो इसकी सतह की माप है, यानी कि दोनों त्रिज्याओं और चाप के बीच का जो भाग है, इसी को तो सेक्टर बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसका जो एरिया होता है वो होता है क्या, थीटा अपान 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
यहाँ थीटा डिग्री में यूज करेंगे, हर बच्चा ध्यान देगा। आप वैसे भी समझिए, जैसे ये देखिए, ये जो है थीटा एंगल बना रहा है, देख रहे हो, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर थीटा एंगल बना रहा है, देखिए जब पूरा क्या होता है 2 पाई, तो 2 पाई अगर बनता है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एक रेडियन अगर बनेगा तो पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई, राइट। अगर मान लीजिए थीटा रेडियन बनेगा तो थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई, पाई से पाई कट गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये भी जो है त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा रेडियन में यूज किया जाएगा और यहाँ थीटा डिग्री में यूज किया जाएगा, दोनों याद रखे रहिएगा। और एक और भी होता है, अगर मान लीजिए चाप की लंबाई L पता है R और R, तो आप जानते हो कोण बराबर जो होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण का मान है थीटा, रेडियन में ध्यान रखना ये होगा थीटा। चाप क्या है, L अपान R। यहां देखिएगा थीटा रेडियन में है तो L बराबर R थीटा, L बराबर R थीटा। तो यहां देखिए 1/2 आर स्क्वायर थीटा है सेक्टर का एरिया, थीटा रेडियन में ध्यान रखिएगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो 1/2 आर थीटा इंटू आर लिख सकते हैं, और आर थीटा का मान L, तो 1/2 L R। ए भी जो है अगर चाप पता हो, संगत चाप और त्रिज्या ये पता हो, तो भी एरिया जो है निकाल सकते हैं 1/2 L R। 3 सूत्र बढ़ाए आपको, एक तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा रेडियन में होगा, यहाँ थीटा पान 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर थीटा डिग्री में यूज करेंगे। यहाँ 1/2 L R, L क्या है चाप की लंबाई, R क्या है त्रिज्या। तो ये जो है आपने जो है एरिया ऑफ सेक्टर ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दीजिएगा थीटा पान 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ए बराबर 1/2 आर स्क्वायर थीटा और ए बराबर 1/2 L R। अलग अलग केस में है, यहाँ कोण सेंटर एंगल पता हो आपको कि केंद्र पर कितना कोण बना है, रेडियन में पता हो 1/2 आर स्क्वायर थीटा और 1/2 L R, जब चाप और त्रिज्या पता हो। और इसका अगर पेरीमीटर की बात आई तो ध्यान दीजिए पेरीमीटर L प्लस R प्लस R, L प्लस R प्लस R, तो L प्लस 2R होगा। सेक्टर का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, L प्लस 2R। क्लियर हुआ, आपने इसको सीखा। मैं आपको थोड़ा इसको पढ़ने होते एक चीज और समझ लीजिए, होता परिमाप समझते हो, बाउंड्री का माप 2 पाई आर, सभी लोग पढ़े होंगे। ये जो परिमाप होता है, वृत्त की परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, सब जानते हो, और वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। वास्तव में क्या होता है कि वृत्त की जो परिधि होती है, यानी परिमाप जो होता है, जो बाउंड्री लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, उसका और जो व्यास होता है, इसका अनुपात नियत होता है। यानी कि वृत्त की जो परिधि होती है और वृत्त का जो व्यास होता है, परिधि मतलब सरकमफेरेंस और व्यास का मतलब डायामीटर, तो सरकमफेरेंस और डायामीटर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसी को कहा गया पाई। C अपान डी इक्वल टू पाई, तो C बराबर कहा गया d पाई, और d का मान 2R होता है, त्रिज्या का दुगना, इसलिए इसका सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r। यानी पाई द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस एंड डायामीटर ऑफ एनी सर्किल। पाई का मान जो होता है वो 3.1416 के करीब होता है, और 22/7 सुविधा के लिए किया जाता है। और पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें जब पाई का मान दशमलव के बाद निकाला गया, कहीं भी वो रिकर नहीं हुआ, कहीं रिपीट नहीं हुआ, और परिमेय संख्याओं में रिकर हो जाता है। आप कोई भी भिन्न का डिवाइड करिए, कुछ देर बाद रिकरिंग होने लगता है, अगर शांत है, अगर शांत नहीं है तो जो है रिपीट होने लगता है। और इसमें पाई के मान में कभी भी रिकरिंग नहीं होता, इसलिए जो है पाई को अपरिमेय संख्या माना गया। तो आपने वृत्त के कॉन्सेप्ट पूरा